हे गाइस, दिस इज़ राज एंड बजट का यही सेशन आप 10 मिनट देखिए देखिए। आपको बजट का बी अगर नहीं पता है तो आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेसिकली जब बजट पढ़ाया जाता है तो बहुत ही फ्लोरी टाइप तरीके से पढ़ाया जाता है और उसमें इतनी ऊपर नीचे चीज़ें बताई जाती है कि जो मेन क्रक्स होता है वो समझ में नहीं आता है। सो दिस इज़ बेसिकली माई वन ऑफ 3 pages short notes which I made for my understanding and my revision. Still, I thought कि let's make it more you can say interesting and to just share with the other people, thus they could also understand. So बजट का ये सेशन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सिंपली इतना अंडरस्टैंडिंग आपकी बिठा देगा कि बजट क्या होता है। देखो, बजट का सिंपल का जो है आर्टिकल 112 के तहत संविधान में लिखा गया है कि बजट जो है प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के उसके बाद संसद में पेश किया जाता है। तो इट्स काइंड ऑफ ए बिल, राइट? नॉट बिल, इट्स एनुअल फंक्शन, इट्स फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, राइट? सो बजट बेसिकली क्या होता है कि जैसे 2025-26 का बजट रखा गया है ना, तो ये बेसिकली एस्टिमेशन है कि सरकार एक साल में क्या करने वाली है, इसके ऊपर बजट जो है लाया जाता है। सो नाउ मूव कि इस वाले बजट में सरकार ने क्या क्या घोषणाएं करी, क्या क्या लेके आए हैं। जो इंपॉर्टेंट पिलर्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वही इसमें है, अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब बात आती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि जो फिजिकल एसेट्स है उन पर गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया है। तो देखो, ऐसा लग सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इस बार कम खर्च किया है, बट नहीं, वो बढ़ा ही है, घटा नहीं है। 2020-21 के आसपास में जब 3 लाख करोड़ था, है ना, 3 लाख करोड़ के आसपास था, और 2024 में ये 10.2 लाख करोड़ हो गया, मतलब ये बढ़ा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा लग सकता है कि कम बढ़ा है या बढ़ाया नहीं है कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि 2020-21 में आपको पता है कोविड आया था, और कोविड के टाइम से पहले अपने इंडिया के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो कोविड के बाद से गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देना स्टार्ट किया। तो 3 लाख से पहले बढ़ा करके कितना किया उन्होंने, 4 किया, फिर 5 किया, फिर 6 किया, और इस बार लगभग 10.2 करोड़, 2 लाख करोड़ के आसपास में ये रहा हो गया है। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 15.5 लाख करोड़, है ना, जो कि लगभग लगभग 4.3% ऑफ जीडीपी होगा। ठीक है। सो एक बात आप ये समझो कि ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो खर्च पैसा हो रहा है उसको ही कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें काउंट किया जा रहा है बजट के अंदर। सरकार के बहुत सारे पब्लिक जो पीएसयूज हैं उनके, है ना, उनका जो अपना एक बजट होता है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसका सेपरेटली वो खुद खर्च करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि सरकार बहुत ज़्यादा खर्च करती है, बट ये जो बजट में दिखाया जाता है वो कोई केवल कौन सा है, ये अपना जो इनके सीएफआई से खर्च होता है वो है। जैसे कि गेल हो गया, है ना, सेल हो गया, ये इतनी सारी जो भी पीएसयूज है गवर्नमेंट की, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है। सो दिस शुड बी कीप इन माइंड कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, बट जो बजट में दिखाया जाता है वो सरकार की जो सीएफआई फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि जो होती है उससे दिखाया जाता है। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर थ्रू एनएमपी, जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है उसके थ्रू भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना। जो ये गेल वगैरह होती है ये अलग से होता है। पर्सनल इनकम टैक्स में क्या हुआ, इस बार सबसे जो बड़े चेंजेस देखे गए हैं आज तक के इतिहास में वो ये हुए हैं कि सरकार ने 12 लाख तक की इनकम को क्या कर दिया है, टैक्स फ्री कर दिया है। ठीक है। और 75 के स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो अलग टाइप का, मतलब 12,75,000 तक अगर कोई बंदा कमा रहा है पूरे साल में तो उनको टैक्स नहीं देना है। आपको आपने जब कोई एक छोटा सा इमेज आता है उसमें आपने आपने देखा होगा कि 0 से 4 तक नील दिखा रखा है, 4 से फिर 6 या 7 ऐसा कुछ, और फिर 7 से 8 ऐसा कुछ उनमें परसेंटेज लिखे, वो बेसिकली उनके हैं जो 12 लाख प्लस कमा रहे हैं, है ना, 12 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, मतलब उनमें वो स्लैब लगता है कि जो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं उनके लिए वो टैक्सेस, बाकी नॉर्मल जो जो भी लोग हैं उनके लिए 12,75,000 तक का जो टैक्स वो फ्री हो गया। सो ऐसा करने से क्या होगा, देखो, जब सरकार ने टैक्स रेट मतलब टैक्स की जो एक स्लैब उसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया, जब टैक्स फ्री कर दिया, तो इससे क्या होगा, सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू उनके हाथ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। एक अभी प्रेजेंटली 75% ऑफ पीपल फाइल आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, आपको पता होगा। तो अब वो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि उनका कट नहीं रहा टैक्स सिंपली। अगेन नेक्स्ट पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस। टैक्स का जो कलेक्शन है उसको सिंप्लीफिकेशन किया जा रहा है। इसके लिए क्या कर रही है सरकार, एक तो न्यू बिल लेके आएगी, है ना। ये सब एस्टिमेशंस है, जो प्रोविजन यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, ध्यान में रखो, दिमाग में रखो कि ये चीज़ें सरकार को इम्प्लीमेंट करनी है, ये इम्प्लीमेंट हो नहीं गई है। तो बजट बेसिकली एक अनुमान होता है। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, जो आज अनुमान लगा रहे हैं इसका एक साल बाद
एनालिसिस होके क्या सरकार ने स्टेप्स ले लिए हैं और क्या काम हुए हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे में होगा। जैसे कि लास्ट अभी तो 2025-26 का बजट आया, 24-25 का जो बजट था उसका सर्वे अब आएगा, मतलब उस पर सरकार स्टेप्स ले चुकी है, उसके काम हो चुके हैं। सो ये बात ध्यान रखनी है। तो बिल लेके आनी है अब सरकार, अभी सरकार को आना है। कस्टम ड्यूटीज़ को रेशनलाइज किया गया, उनको उसको थोड़ा सा रेशनलाइज किया गया है। एक बात ये ध्यान रखनी है, कैपिटल गेन टैक्स पर कैपिटल गेन टैक्स में कोई चेंजेस नहीं हुए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे कितना 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे 20% का। इस बात को समझो, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। कैपिटल गेन टैक्स होता है जो फिजिकल एसेट्स होती है उन पे जो भी बेनिफिट मिलता है उस पर भी सरकार क्या लगाती है टैक्स। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऐसा टैक्स होता है, ऐसी कैपिटल जिसपे आपने 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और उसके बाद आपने प्रॉफिट उस पर कुछ अर्न किया है, तो सरकार उस पर 12.5% के हिसाब से क्या लगेगी, टैक्स लगेगी। और शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम तक की कैपिटल जो है उस पर आपको 20% तक का टैक्स सरकार को देना पड़ता है। एनीवेज, तो अपने 4 पॉइंट अपने डिस्कस कर लिया। कैपिटल कैपेक्स जो है इंक्रीज हुआ है। कैपेक्स जो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत भी हुआ है ना, इससे भी होता है। एक पर्सनल इनकम टैक्स की बात करी अपन ने, एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस किया है। इससे क्या हुआ कि टैक्स नेट जो है सिंपल सा दिखता है, सबको समझ में आती है। पहले कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा थी, जीएसटी से पहले तो आपको पता ही है, स्टेट अलग लगाता था और सेंटर अलग लगाती थी। बट अब चेंजेस हो गए हैं और सरकार चेंजेस करती ही जा रही है ताकि सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस हो। इंजन ऑफ ग्रोथ इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लगा मुझे। इंजन ऑफ ग्रोथ किस किस को माना सरकार ने, सबसे पहला तो उसमें एग्रीकल्चर है ना, सबसे पहला उसमें एग्रीकल्चर है। उसके बाद उन्होंने एमएसएमई को जो है ग्रोथ का इंजन बताया है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। अब देखो ये 4 जब पिलर बताए हैं तो आपको पता है कि पूरी इकोनॉमी इनसे ही रन करती है, मोस्टली इनसे रन करती है, राइट। तो इनके बारे में सरकार ने कौन कौन से स्कीम्स ऐड करी है या कौन कौन से इनिशिएटिव्स उन्होंने बताए हैं, उन चीज़ों को अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पीएम धन धान्य कृषि योजना है ये एक तो, है ना। डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसके तहत पीएम धन धान्य कृषि योजना क्या किया जाएगा, ऐसी 100 डिस्ट्रिक्ट्स डेवलप की जाएगी जिनमें जिनको एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो डेवलप किया जाएगा। अगेन दूसरा जो है बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिजिलियंस, जो ग्रामीण जो समृद्धता है उसको बनाई जाएगी और उसमें लचीलापन लाया जाएगा ताकि वो सस्टेनेबल हो सके। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, देखो सरकार जो है 1-2 साल से पल्सेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि आपको पता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत क्या क्या हुआ है कि सबका पेट भरे, वैसा तो उन्होंने प्रावधान कर दिया 2013 के अंदर। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जैसे कि पीडीएस हो गया वगैरह, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं। बट चूंकि खाना खाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूट्रिशियस फूड भी इंपॉर्टेंट होता है, तो सरकार ने क्या करा है कि जो दालें हैं जिनमें न्यूट्रिशन प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उनको भी ऐड करने का प्रयास किया। इसके तहत उन्होंने क्या किया, अब पल्सेस में आत्मनिर्भरता के लिए भी उन्होंने क्या प्रयास करना शुरू किया है। ये आत्मनिर्भरता का जो मिशन है वो 6 साल का होगा, जिसमें नाफेड और एनसीसीएफ ये दोनों संस्थाएं इसमें काम करेंगी या इसका एनालिसिस करती रहेंगी, राइट। अगेन कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड कोऑपरेशन, जैसे कोऑपरेटिव्स जो होती है ना, जैसे कि अमूल हो गया वगैरह, ऐसी बहुत सारी सहकारी समितियाँ होती हैं, उनको एम्पावर किया जाएगा ताकि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के सेक्टर में भी अच्छा काम किया जा सके। मखाना बोर्ड, आपको पता है मखाना बोर्ड बिहार के मखाना को जीआई टैग मिला है, तो उसको भी उसको और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए उसको एक मखाना बोर्ड के तहत मखाना बोर्ड लाया जा रहा है वहाँ पे, और उसकी स्थापना की जाएगी। इसमें भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का काफ़ी अहम योगदान होने वाला है। अगेन नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, देखो अच्छी कृषि उत्पादकता के लिए अच्छी बीजों का होना भी आवश्यक है। हालांकि जलवायु वगैरह सब चीज़ें डिपेंड करती है, बट हाई यील्डिंग सीड्स अगर होंगे तो क्या होगा, एक तो अच्छी क्वालिटी की जो है फसलें पैदा होंगी, ज़्यादा मात्रा में होंगी, और वो सब सस्टेनेबल हो पाएंगी। ठीक है, तो नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स वो भी लाया गया। अगेन फिशरीज जिसमें कि भारत का जो रैंक है वो लगभग ग्लोबली सेकंड है प्रोडक्शन में। एक्सपोर्ट में अपन फोर्थ नंबर पर स्टैंड करते हैं। सो फिशरीज सेक्टर में भी ध्यान दिया जाएगा। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉटन जो कपास की उत्पादकता उसमें बढ़ाया जाएगा। एनहेंस्ड क्रेडिट थ्रू केसीसी 7.7 लाख रुपीज़। देखो क्या होता है कि जो क्रेडिट सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम क्या होता है बेसिकली, आप इस बात को यूँ समझिए कि चूंकि किसानों के पास इतनी आय नहीं होती है, इतना पैसा नहीं होता है, और बैंक के पास अगर वो लोन लेने जाते हैं तो बैंक क्या करता है, बैंक तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं बेसिकली। तो उनको चाहिए होता है कि अगर किसी को लोन चाहिए तो वो उसकी क्या देखते हैं, लियाबिलिटी देखते हैं, या उसके पास कितना, यूँ कह सकते हैं कि उसके पास कोई सिक्योरिटी है या नहीं। तो सरकार वो जिम्मा लेती है इस तरह से। और वो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड वो खुद अपनी मतलब सरकार ये इंश्योर करती है कि मैं
इनकी तरफ से जिम्मेदारी लेती हूँ कि आप इनको पैसा दे दीजिए, अगर कोई गड़बड़ होती है तो मैं वो संभाल लूँगा या मैं उसको पे करूँगा, ऐसा कुछ। तो किसान क्रेडिट कार्ड ये होता है। तो 7.7 लाख करोड़ रुपीज़ के तहत उन्होंने केसीसी को दिया है, राइट। इंडिया पोस्ट इज ए कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी। देखो बैंक, गाँव में बैंक का जो काम करता है वो पोस्ट ऑफिस करता है, आपको सबको पता है। और चूंकि भारत आज भी गाँव में बसता है, लगभग 60 to 65% जो पॉपुलेशन है वो आज भी गाँव में निवास करती है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि इंडिया पोस्ट, चूँकि पोस्ट ऑफिस हर एक गांव में है, तो पोस्ट ऑफिस को एज ए बैंक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इंडिया पोस्ट को जो है एम्पावर किया जाएगा, जिसका इकोनॉमी में क्या रोल होगा, जैसे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, क्रेडिट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये काम भी उनको सौंपे जाएंगे हम, राइट। तो ये चीज़ है। सो नाउ लेट्स मूव टू, वेट अ मिनट। तो देखो इसके बाद क्या होगा, ये अपना कंप्लीट हो गया। जैसे एग्रीकल्चर की अपन ने सारी इतनी बात कर ली। इसके बाद एमएसएमई जो दूसरा पिलर ऑफ इकोनॉमी, जो इंजन है इकोनॉमी का, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, वो है एमएसएमई। देखो इसमें क्या किया कि रिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, रिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एमएसएमईज। इसमें क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि 1 से 10 लाख तक, फिर 10 से 15 लाख, सॉरी 1 से 10 करोड़ तक, 10 से 50 करोड़ तक, और 50 से 250 करोड़ तक की जो है एक एमएसएमई की एक क्लासिफिकेशन आपने देखा होगा। उस क्लासिफिकेशन को रिवीजन किया गया है। रिवीजन में क्या किया गया है कि रिवीजन इस तरह से हो कि मैक्सिमम जो एमएसएमई है वो इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करे और उनको वो सब फैसिलिटीज मिल पाए जो एक एमएसएमई को मिलती है, जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटी होगी या क्रेडिट गारंटी होगी, है ना। क्योंकि देखो किसान हो चाहे एमएसएमईज हो, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब है कि छोटे लघु मध्यम जो उद्योग है उनको संबल प्रदान करने के लिए, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा कैपिटल नहीं होती है, तो सरकार वो जिम्मेदारी लेती है कि हम आपको कैपिटल प्रोवाइड कराएंगे, आप प्रोडक्शन करिए, आप इसको लेवल अप करिए। तो क्रेडिट फैसिलिटी इनको मिलेगी। जब स्लैब रिवीजन होंगे तो उसमें बहुत सारी और भी एमएसएमईज काउंट हो सकेंगी। पहले क्या था कि 5 से 10 करोड़ था, अभी ये 1 से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा समझो ना कि मैं और भी जो यानी जो पहले एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे वो आज एलिजिबल हो जाएंगे और इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएंगे, राइट। अगेन सिग्निफिकेंट एनहेंस ऑफ क्रेडिट अवेलेबल विथ गारंटी, है ना। तो ये गारंटी इसमें वापस वही बात है, इसे ऊपर जो अपन ने पढ़ा कि रिवीजन जैसा हुआ है, सो सिग्निफिकेंट एनहेंसमेंट ऑफ क्रेडिट। तो इसमें हुआ कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड, कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस को दिए जाएंगे। कस्टमाइज कुछ होगा, कुछ बेनिफिट्स उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे, कस्टमाइज तरीके से बनाया जाएगा वो उनके लिए होगा। जैसे आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो खुद करते हो ना। क्रेडिट कार्ड क्या होता है बेसिकली, अगर आपकी जेब में पैसा भी नहीं है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है या 1 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख तक एडवांस में भी खर्च कर सकते हो। तो क्रेडिट जो फैसिलिटी जब बात करते हैं ना क्रेडिट कार्ड्स की, वो भी उनके लिए वैसा है। जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम, जिसकी किसी की माइक्रो इंडस्ट्री है, उसके पास पैसा है नहीं, राइट, बट उसको इंस्टेंटली उस टाइम पे पैसा चाहिए होता है, तो वो करेगा क्या, वो अगर उसके पास क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो अवेल कर लेगा, और नहीं होगी तो फिर क्या करेगा, उसकी जो ग्रोथ है, प्रोडक्शन है, वो स्टेगनेंट हो जाएगा और वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। एनीवेज, सो मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी लाया जाएगा, है ना। उसमें क्या किया जाए, फर्दरिंग मेक इन इंडिया को बढ़ाया जाएगा। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग मिशन क्या होगा कि इंडिया के अंदर बनाना है ना, इंडिया के अंदर बनाना है, तो इसको और बूस्ट किया जाना है इस मिशन को, राइट। तो इसका जिक्र भी इस बजट में वापस सरकार ने किया है। मेजरिंग फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, देखो इंडिया जो कि सरप्लस जो है, इसके पास क्या है, लेबर है, राइट। एक बहुत ज़्यादा लेबर है, चीप लेबर अवेलेबल है। और चीप लेबर कहाँ किस इंडस्ट्री में डिप्लॉयड है, गारमेंट्स हो गया, राइट, फूड प्रोसेसिंग हो गया, टॉय हो गया, फुटवेयर एंड लेदर हो गया, ठीक है। तो ये जो 4 इंडस्ट्री है, गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, टॉय एंड फुटवेयर एंड लेदर, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर। तो इनमें क्या किया जाएगा, इनमें और जो है अच्छे मेजर्स लिए जाएंगे ताकि जो लेबर्स है उनका अच्छे से इस्तेमाल हो सके, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सके, ताकि भारत को विकसित भी बनाना ना, ये सब उसी के प्रयास में किए जा रहे हैं सब, ठीक है। सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक स्टेप लिया गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा बिहार के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट क्या करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेगा, और जो भी नए जो नवाचार होंगे वो लाने का प्रयास करेगा, और कंसोलिडेशन भी करेगा, राइट। टॉयज़ में पहले आपको पता चाइना पे कितनी डिपेंडेंसी थी अपनी, तो इस डिपेंडेंसी को वैसे घटा लिया गया है। अब अपन अपने देश की जितने भी रिक्वायरमेंट्स है टॉयज़ की, वो खुद यहीं पे डेवलप होते हैं, जिसमें 2 तरह की अप्रोच है, क्लस्टर वाली, है ना, छोटे छोटे क्लस्टर बना के टॉयज़ का प्रोडक्शन किया जा रहा है। दूसरा है स्केलिंग करके भी टॉयज़ का है प्रोडक्शन किया जा रहा है, राइट। अगेन फुटवेयर एंड लेदर में तो डिज़ाइन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इस तरह की डिज़ाइन हो गया, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है वो उनके साथ इंक्लूड होंगी।
राइट। अगेन एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया जाएगा। एक्सपोर्ट पे क्या करना है कि भारत में प्रोडक्शन की कैपेसिटी इतनी बढ़ानी है कि अपन जो है अपनी चीज़ों को कहाँ बाहर बेच सके। बाहर बेचने से क्या होगा, भारत में जो है बाहरी जो विदेशी आय है उसकी, विदेशी मुद्रा की इनकम भारत में होगी, तो भारत की इकोनॉमी ओवरऑल बूस्ट होगी। यहाँ के लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, तो भारत की जो इकोनॉमी है मजबूत होगी और आगे बढ़ने की रफ्तार में वो तेज़ गति से आगे बढ़ेगी बेसिकली। ठीक है, तो एक्सपोर्ट में क्या किया जाएगा, देखो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, बाहर से अगर पैसा भारत के अंदर आता है तो उसको लगाने के लिए, उसको इन्वेस्ट करने के लिए भारत में उचित परिस्थितियाँ होनी चाहिए ना। जब उचित परिस्थितियाँ यहाँ होंगी तो बाहर के इन्वेस्टर्स को लगेगा कि यार यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना ईजी है और यहाँ से अपने को अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो ऐसा करने के लिए पहले क्या होता था कि जब कोई कंपनी या कोई आदमी बाहर से इन्वेस्ट करने आता था तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता था, और इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन के कारण क्या होता था कि उसको लिथार्जी फील होती थी कि यार मतलब, एक तो चूँकि आपको पता है रेट टेपिज्म कितना होता है, बाद ऑफिशियल जो सरकारी ऑफिस होते हैं उनमें कितना धीरे धीरे से काम होता है। तो बेसिकली क्या होगा, अब चूँकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अब पूरा पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लाया जा रहा है जिसमें कॉमर्स, एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री तीनों मिलकर काम करेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ये पूछ सकते हैं, जैसे कि देखो एग्जाम में कुछ अलग नहीं पूछेंगे, एग्जाम में इस तरह पूछेंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो लाया गया है वो बेसिकली एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए लाया गया है। बट उसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, एक तो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, एक एमएसएमई है, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तीनों मिनिस्ट्री मिलकर काम करेगी। एक भारत ट्रेड नेट, भारत ट्रेड नेट क्या है कि जो डॉक्यूमेंटेशन का जो इतना भार था कि जो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन होता था उसको रिड्यूस करके क्या करा जाएगा, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस टाइप का होगा, जिसमें सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑनलाइन हो जाएगा, ताकि इन्वेस्टमेंट जो है बाहर से कोई अगर इन्वेस्ट भी करता है तो वो चीज़ें जो है ईजी हो सके, स्मूथली जा सके, राइट। तो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जैसे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनके खुद के जीसीसी यहाँ पे इंडिया में होंगे, जिससे क्या करेंगे वो अच्छे मेजर्स ले पाएंगे, राइट। सो उससे भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। वेयरिंग हाउस फैसिलिटीज़ फॉर एयर कार्गो, वेयर हाउस फैसिलिटीज़ क्या होती है, जहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है चीज़ों को, है ना, और ये एयर कार्गो के माध्यम से होगा। तो ये भी क्योंकि अभी मेजर एक्सपोर्ट्स किससे होता है, जो शिप्स होते हैं उनसे होता है ना। तो अब ये जो है एक्सपोर्ट का काम जो है एयर कार्गो इसके माध्यम से किया जाएगा, स्पेशलिटी इनके लिए रखी जाएगी अभी। अभी तो केवल ट्रैवलिंग के लिए होता है, मैक्सिमम ट्रैवलिंग के लिए होता है क्योंकि ये कॉस्टली भी पड़ता है, बट इसके लिए वेयर हाउस बनाई जाएगी फैसिलिटीज़, और फिर एयर कार्गो से भी जो है एक्सपोर्ट का काम किया जाएगा। रेशनलाइज टेरिफ स्ट्रक्चर्स, एड्रेस ड्यूटी इन्वर्जन। देखो किसी भी देश की इकोनॉमी, जैसे कि अमेरिका में क्या होता है कि वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं, वो चाहते हैं कि बाहर से कम चीज़ें हमारे देश में, हम ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि बेसिकली उस कंट्री का अपना एक कुछ परसेंट बेनिफिट्स होते हैं, है ना, दूसरे कंट्रीज उनके बाज़ारों का इस्तेमाल कर नहीं पाते हैं। ऐसे में उसकी इकोनॉमी तो बढ़ती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बढ़ेगी सही, बट चूँकि डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी फिर भी सस्टेन कर पाती है, बट जो अदर कंट्रीज उनकी नहीं कर पाती। तो इंडिया के अंदर क्या हो जाएगा, टैरिफ जो लगाते हैं ना वो उस पे थोड़ा सा उसको रेशनलाइज किया जाएगा, उसको तार्किक बनाया जाएगा। एड्रेसिंग ड्यूटी इन्वर्जन, ड्यूटी इन्वर्जन भी होती है, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे अननेसेसरीली बाइंडिंग बना दी जाती है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में देखोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे यूँ कहेंगे कि इनमें तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, या फिर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हुई है, इसमें ऐसे लेबर्स का इस्तेमाल हुआ है, चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल हुआ है, तो हम इन चीज़ों को नहीं लेंगे, ऐसा वगैरह बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं जिन पे वो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो उन पे एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई जाती है। तो ऐसी चीज़ें कभी कभी देखने को मिलती है अपने को। तो उस पे क्या है कि सरकार क्या कर रही है कि ड्यूटी इन्वर्जन जो है उसको भी एड्रेस किया जाएगा। रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट्स, अब देखो 7 टैरिफ रेट जब कम होंगी तो जो इन्वेस्टर्स है उनका साहस बढ़ेगा, उनको लगेगा कि यार अब तो अपने लिए अब अपने लिए फ्रेंडली बन रहा है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन रहा है इंडिया के अंदर, और अपने इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट अच्छे से कर सकते हैं। नो मोर देन वन सेस और स्ट्रक्चर लेविड, देखो इसमें क्या 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 कहा गया, सरकार ने कहा है कि या तो सेस लगेगा या सरचार्ज लगेगा, एक चीज़ लगेगी। मतलब कितना सिंप्लीफिकेशन किया है, जितना हो सके पॉसिबल, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है सरकार ने, राइट। अगेन इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो देखो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इन्वेस्टमेंट नहीं होता। पहले इन्वेस्टमेंट की जो डेफिनेशन थी, इन्वेस्टमेंट का जो दायरा था वो इस तरह था कि कहीं कहीं जैसे कि सिंपली अपन जब भी बात करते थे रोड रेल और जैसे कि कोई बिल्डिंग बना दी या फिर कोई हॉस्पिटल बना दिया या फिर कोई उद्योग बना दिया, इनमें इन्वेस्टमेंट होता था बेसिकली, मतलब दिखने वाला इन्वेस्टमेंट। बट इन्वेस्टमेंट केवल वो तो नहीं होता है ना, लोग भी होते हैं, उनको भी अगर स्किलफुल बना दो और उनको फिर अगर थोड़ा अच्छा
बेसिक तरीके से स्किल्ड कर दो या फिर उनको नॉलेज दो, तो वो भी एक तरह से एसेट बनेंगे, राइट। इकोनॉमी हो गया, इनोवेशन हो गया, इनमें भी अब क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, राइट। तो उसके लिए क्या किया गया है, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 जैसे कार्यक्रम लाए जाएंगे, जिसके तहत क्या किया है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट किया जाएगा, बच्चों का शुरू से ही डेवलपमेंट किया जाएगा। एक चीज़ ये बात, ठीक। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज, आईआईटीज क्या करेंगे, स्किल बढ़ाएंगे लोगों की, है ना, जो बच्चे जाएंगे उनकी ज़्यादा उनकी कैपेसिटी को डेवलप किया जाएगा, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी उसको बढ़ाई जाएगी। जैसे कि दिल्ली और चेन्नई वगैरह और मद्रास, ये आईआईटी से काफ़ी एडवांस चीज़ों में काम कर रहे हैं। बाकी आईआईटीज़ की भी कैपेसिटी उसको बिल्ड किया जाएगा। डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जितने भी भारत में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर जो है डे केयर कैंसर सेंटर्स है। देखो कैंसर कितनी बड़ी बीमारी बन रही है, कि कैंसर जो है ऐसी बीमारी है जिसका कोई तोड़ है नहीं बेसिकली, और अगर इसका अर्ली डिटेंशन कर लिया जाए तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या है, सरकार ने कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है डे केयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना करी जाएगी। एंड अगेन भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, देखो इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए क्या तरीका हो सकता है कि आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है ना, डिजिटलाइजेशन बहुत रेपिडली हुआ है, तो भारतीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए भी अपने को या सरकार ने ये कोशिश करी है कि भारतीय भाषाएं जो है डिजिटली अवेलेबल रहे, डिजिटली उनके लिए भी कुछ करने का प्रयास होता है कि भारतीय भाषाओं का संरक्षण किया जा सके। और जो रीजनल पीपल है, देखो इंग्लिश सबको नहीं आती है और हिंदी भी सबको नहीं आती है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस है उनके अंदर कंटेंट अवेलेबल हो, तो लोग वहाँ को उन चीज़ों को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उन भाषाओं का संरक्षण हो सकेगा। तो भाषा का संरक्षण भी जरूरी है, तो इसके लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे इन चीज़ों को लाया जाएगा और इन चीज़ों को इन पे काम किया जाएगा, राइट। अगेन 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, एक्सीलेंस सेंटर्स क्या होते हैं, जहाँ पे स्पेशल कोई स्किल्स होती है उन पे कोई क्या किया जाता है, उनकी स्किलिंग की जाती है और उन चीज़ों को बढ़ाया जाता है। तो 5 नेशनल सेंटर ऐसे बनाए जाएंगे। अटल टिंकरिंग लैब आपको पता होगा, आपने जब बहुत बार सुना होगा कि जो नए बच्चे होते हैं, नए विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए जो है वो कुछ रिसर्च करना चाहते हैं या कुछ कुछ ऐसी उनके दिमाग में ऐसी कोई नवाचार है जिस पे वो काम करना चाहते हैं, तो वो इन लैब्स में आके कर सकते हैं। तो अटल टिंकरिंग लैब भी बनाई जाएगी, राइट। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई का आपको पता है कितना एआई पे कितनी सारी चीज़ें हो गई है ना, चैट जीपीटी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एआई में, एआई का यूज अब कितना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस पर भी एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इंटरनेट किसको नहीं चाहिए होता है, तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। अब तो वो केवल ऐसा नहीं कि केवल टावर बना दिए और वो सब, बाकी अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी को बढ़ाने का प्रयास सरकार ने इस बजट के तहत रखा है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य, जब आपकी इकोनॉमी बढ़ती है तो आपका आपके देश के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ को अर्बन से लेकर के रूरल तक और उसके अलावा जो लास्ट एरिया है, लास्ट माइल जो है, वहाँ तक पहुँचा दिया जाए, तो जब लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा तो वो इकोनॉमी में अपना अच्छे से योगदान दे पाएंगे। सो इस बजट के अंदर जो है मेडिकल एजुकेशन का भी जो है उसको एक्सपेंशन करने का जो है सरकार ने प्रोविज़न रखा है। अगेन पीएम स्वनिधि, स्वनिधि आपको पता है जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, है ना। अब स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि उनको इस निगाह से देखा जाता है कि इनके पास ज़्यादा पैसे होंगे नहीं और ये तो ऐसे ही है मतलब, तो सरकार ने उनका हाथ पकड़ने का प्रयास किया, उनको संबल देने का प्रयास किया है कि वो भी 1 लाख तक या 50,000 तक का जो है ऋण ले सकते हैं सरकार से, और वो बहुत कम लो इंटरेस्ट रेट पर उनको मिलेगा। अगर वो ऐसा होगा तो वो क्या करेंगे, अपना जो भी उनका अपना स्वरोजगार है उसको बढ़ा सकेंगे, राइट। वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर, अब देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कितने लोग काम करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए भी क्या किया जाएगा, ऐसा कुछ जैसे कि ई श्रम पोर्टल हो गया या पीएम जन आरोग्य हो गया, यहाँ पर भी इनके लिए भी काम किया जाएगा। सपोर्ट टू, अब देखो ये सारे सेंटर के अपने स्टेप्स हैं, कुछ चीज़ें चूँकि भारत जो है राज्यों का संघ है, ऐसे में स्टेट्स गवर्नमेंट्स को भी अगर सपोर्ट करे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भी जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि इंटरेस्ट फ्री लोन अगर कैपिटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो दे स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो इससे भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सरकार ने कहा कि इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा अगर अगर आप क्या करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे। अगेन जल जीवन मिशन के तहत 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, पावर सेक्टर रिफॉर्म भी कर रही है ना। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो 2025 से लेकर के 30 तक के बीच का टाइम स्पान उसके लिए रखा गया, उसके तहत भी स्टेट गवर्नमेंट्स को हेल्प मिलेगी। अर्बन चैलेंज फंड, अर्बन चैलेंज फंड जो बनाया गया है ताकि अर्बन जो भी शहरी जो भी मुद्दे होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट इज ऑन पाथ ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन,
गवर्नमेंट किस बात को फॉलो करी फिलहाल, फिजिकल कंसोलिडेशन। तो फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं कि सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ लानी पड़ेगी जिससे कि लोगों को चीज़ें समझ में आए, नहीं कि वो कंफ्यूज हो जाएं। पहले का स्ट्रक्चर इतना होता था कि जो इकोनॉमी का विद्यार्थी होता था या फिर इकोनॉमिस्ट जो होते थे या ठीक ठीक पढ़े लिखे लोग होते थे, उनको ही सारी चीज़ें समझ में आती थी। आज जीएसटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि लगभग लगभग सभी को समझ में आता है। तो गवर्नमेंट इज गोइंग टुवर्ड्स द सिंप्लीफिकेशन एंड गोइंग टुवर्ड्स द फिजिकल कंसोलिडेशन ऑफ द कंट्री। सो दिस इज द मेजर थिंग वी कैन ऑब्जर्व कि यार हाँ, फिजिकल कंसोलिडेशन के कारण ये सारी चीज़ें इस तरह का जो है रूप लेती जा रही है। और चूंकि विकसित भारत बनाना है 2045 तक, राइट, तो ये सारे प्रयास जो है उसी को लेकर के, लॉन्ग टर्म गोल को लेकर के किए जा रहे हैं। अगेन रेगुलेटरी रिफॉर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या होगा, हाई लेवल कमिटीज़ बनाई जाएगी ताकि फिजिकल कंसोलिडेशन के और भी क्या नए प्रयास हो सकते हैं वो लाए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स ऑफ स्टेट, ऐसी इंडेक्स बनाई जाएगी जिसमें सारे स्टेट्स की लिस्ट होगी, उसमें कौन सा स्टेट कितना इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है उनकी रैंकिंग होगी, उसके तहत जो है वो जो इंडेक्स होगी वो इन्वेस्टर्स को अवेलेबल होगी, वो वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए फिर अपने जो प्लान्स बनाएंगे, राइट। एक एफएसडीसी मैकेनिज्म भी है ना, इस मैकेनिज्म के तहत रेगुलेटरी रिफॉर्म को लाया जाएगा। दूसरा जन विश्वास बिल, जन विश्वास बिल भी आपने सुना होगा या तो इसमें क्या किया जाएगा, जन विश्वास बिल में ये होता है कि लोगों को भरोसा हो कि जो यहाँ कानून है, जो यहाँ पे नियम रूल्स रेगुलेशन है, वो बेसिकली विश्वास योग्य है, उनमें एम्बिग्यूटी नहीं है ना। तो टू डिक्रिमिनलाइज मोर देन 100 और मे बी आई डोंट नो, इस डाटा थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, बट ये मोर देन 100 ही है ना, 100 प्रोविजंस इन वेरियस लॉज, उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया है। पहले ऐसी चीज़ें होती थी जिनका कोई रेशनल बनता नहीं था, बट वो भी फिर भी क्रिमिनलाइज थे वो, तो उनको क्या किया गया, अब डिक्रिमिनलाइज किया गया है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के अंदर ये नया पॉइंट्स था। एनीवेज, अब जो चीज़ है वो बेसिकली अपन जब बजट पढ़ते हैं तो एवरेज जो बंदा होगा वो क्या देखेगा कि रुपये कहाँ से आता है, रुपये कहाँ जाता है, और मेजर एक्सपेंडिचर कहाँ है। ये चीज़ें अपने को सबसे देखनी चाहिए। हालांकि क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट यहीं से हिट होता है, बट जो मैंने बाकी की जो प्रोविजन ऊपर डिस्कस किए हैं, ये सरकार की अगले जो आने वाला 1 साल है उसका एजेंडा है बेसिकली, है ना। तो वो सारा आपने डिस्कस कर लिया। नाउ कम्स टू द लास्ट पॉइंट विच इज़ रुपया कहाँ से आता है और रुपया किधर को जाता है ना। और सरकार ने किसको कितना बजट अलॉट किया है कि हाँ किस सेक्टर को कितना ज़्यादा दिया। वो देखो सरकार के पास जितना भी बजट आता है उसका मैक्सिमम उनको बोरिंग से मिलता है ना। सबसे ज़्यादा तो उनको मिलता है बोरिंग से 24%, फिर इनकम टैक्स से मिलता है 22%, फिर जीएसटी से आता है, फिर कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। बाकी का क्या है, बाकी ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आप चाहो तो कोई डॉक्यूमेंट, बजट का जो डॉक्यूमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइट पर जाके वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। अब रुपया सरकार सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च करती है वो भी देख लेते हैं। स्टेट शेयर है 22%, स्टेट्स को मिलता है 22%, मतलब सरकार के पास जितना भी रुपया आया उसमें से 22% तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, किनको देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगेन जो दूसरा जाता है वो इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार के पास बहुत बड़ा लोन होता है, उस लोन का चूँकि इंटरेस्ट भी बनता है तो वो इंटरेस्ट हर साल उनको देना पड़ता है। तो 20% जो पैसा है वो लोन का जो इंटरेस्ट है उसको देने में चला जाता है। अगेन थर्ड जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी स्कीम्स होती है उनके तहत वो खर्च करती है ना। तो थर्ड जो सबसे ज़्यादा अमाउंट जाता है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जाता है। ठीक है, वो कितना शेयर है वो मैटर नहीं करता, आपने क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि सबसे ज़्यादा रुपया सरकार का कहाँ जाता है, तो वो स्टेट शेयर में जाता है, सेकंड इंटरेस्ट पेमेंट में, और थर्ड जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जाता है। मेजर एक्सपेंडिचर सरकार इस बार कहाँ करेंगी, तो डिफेंस में सरकार की जो है महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। उनको लगता है कि डिफेंस में ज़्यादा खर्च करेंगे तब जाके देश की जो ओवरऑल विकास की गति होगी वो प्रॉपर तरीके से बनी रहेगी, क्योंकि जब देश की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इंश्योर्ड रहेंगी तो लोगों को आत्म कॉन्फिडेंस रहेगा, वो काम अच्छे से करेंगे और उनका डिस्ट्रैक्शन कम होंगे। तो डिफेंस में सरकार का इतना ज़्यादा ये अभी ध्यान है कि वो डिफेंस में सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है। अगेन रूरल डेवलपमेंट, देखो भारत में क्या हुआ है कि ट्रांजिशन का जो तरीका है वो थोड़ा गड़बड़ रहा है। कारण क्या है कि गाँव जो है विकसित हुए नहीं, और गाँव से जब डेवलपमेंट स्टार्ट होना चाहिए था बेसिकली देखा जाए तो, बट पहले ध्यान दिया नहीं गया। अब चूँकि गवर्नमेंट्स को पता लग रहा है तो ये गाँव का जो है रूरल डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस कर रही है। थर्ड जो है होम अफेयर्स पे ज़्यादा खर्च किया जाएगा। फिर जो फोर्थ है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज पे, थर्ड जो है एजुकेशन, एंड फोर हेल्थ पे। So this is overall, you can take screenshot for this particular slide, and this is from my side. I thought कि शायद बजट को मैं ठीक से डिस्कस करूँगा एक बार तो शायद से कम ठीक से समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होती है कि केवल स्लाइड्स में लिखे आना वैसे काम नहीं चलता, उसको
मगिंग अप करना, उसको अंडरस्टैंड करना बाय हार्ट, वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली, एंड बाय एंड टेक केयर।